नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को सेलिब्रेट करा जाता है। जागरूकता के लिए कैंसर पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने के लिए और उनके कैंसर पेशेंट्स को भी मोटिवेट करने के लिए कि जो उनकी ये ज़िंदगी की जो जंग है उनसे वो ज़रूर जीतेंगे और आगे एक अच्छी लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। कैंसर डे जब वर्ल्ड कैंसर डे की बात होती है तो यहाँ पर जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए होता है। हमारे साथ में आज ऐसे ही होम्योपैथिक के जाने माने चिकित्सक उपस्थित हैं जो आज आपको कैंसर के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी देंगे जिससे कि आप अपने जीवन या अपने किसी ऐसे परिचित के जीवन को सुधार सकते हैं। हमारे साथ में है नन अदर देन डॉक्टर ए.के. द्विवेदी सर। स्वागत है आपका हमारे शो में सर। थैंक यू जी, अभी 26 जनवरी को ही सर को गणतंत्र दिवस के दिन ही अवसर पर ही सर को राज्य पुरस्कार मिला था। सर शिवराज सिंह चौहान हमारे माननीय सीएम द्वारा आपको पुरस्कार किया गया था, आपको सम्मानित किया गया था। सर क्या वो उपलब्धि थी, आप जरा हमारे दर्शकों के साथ अगर साझा कर पाए। अभी जो पिछला 2 वर्ष गया उसमें कोविड का बहुत बड़ा परेशानी थी, बड़ी महामारी थी। उसमें मैंने जब 2020 से ही लगातार मार्च अप्रैल का जो महीना था जिस समय पहला लॉकडाउन लगा था, उस समय से ही सक्रिय होम्योपैथी चिकित्सक की भूमिका निभाई। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी जब बने तो उनको पत्र लिखा कि क्यों न लोगों को होम्योपैथिक दवाइयाँ वितरित की जाए। होम्योपैथिक दवाइयों से हम इस प्रकोप को बढ़ने से रोक सकते हैं, लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है और कहीं न कहीं बीमारी को रोक सकती है। और उसको उन्होंने स्वीकार करते हुए पूरे प्रदेश में होम्योपैथी की दवाइयाँ वितरित किया था 2020 में, जब खूब ज़्यादा पहला प्रकोप था और लोगों को बहुत ज़्यादा कोरोना के बारे में मालूम नहीं था, बहुत सारे साधन उपलब्ध नहीं थे कि कैसे बीमारी से बचा जा सकता है। उस समय हम लोगों ने होम्योपैथी की दवाई के लिए रिक्वेस्ट किया था और मेरे रिक्वेस्ट को उन्होंने मान करके पूरे प्रदेश की जनता को होम्योपैथिक दवाइयाँ वितरित कराई। साथ ही मैं इंदौर में भी काफ़ी एक्टिव रूप से लोगों की सेवा किया, चाहे पुलिस बल हो उनको हम लोगों ने होम्योपैथिक दवाइयाँ वितरित किया, साधारण जनता को वितरित किया, जो जेल में कैदी थे उनको वितरित किया। तो ये सारा जो हमारे द्वारा किया गया कार्य था उसको बतौर प्रोत्साहित करने इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी ने हमारा नाम दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हमको 26 जनवरी के मुख्य परेड में नेहरू स्टेडियम में सम्मानित किया गया। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आभारी हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं। और इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी को भी आपके द्वारा मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी जो कोरोना के टाइम काफ़ी एक्टिव थे और डॉक्टरों को भी साथ में लेकर के काम कर रहे थे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरीके से हमारा सांसद जो है अगर शहर की जनता के लिए कार्य करता है तो बहुत ही सराहनीय है और मैं पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जी बिल्कुल, जब ऐसी उपलब्धि मिलती है तो हमारे इंदौरीज का जो नाम है, हम इंदौरीज जो है वो और प्राउड फील करते हैं क्योंकि कोरोना महामारी के टाइम पे हम सब ने बहुत एक कठिन दौर देखा है। जी सर, वर्ल्ड कैंसर डे की बात हो रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या शुरुआती लक्षण ऐसे होते हैं कैंसर्स के, अगर वो हम लोग पहले ही जान ले, परख ले तो जो सीवियर कंडीशन आती है उससे बच सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका राधा जी। मैं अगर बात करूं कि शुरुआती लक्षण की तो काफ़ी मरीजों को ये पता ही नहीं होता है कि ये कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। जैसे अगर मैं लंग कैंसर की बात करूं, अभी कोविड में लंग की परेशानी लोगों को काफ़ी ज़्यादा रही, लोगों को श्वास की परेशानी रही और ऐसा बताया गया कि जो सेकेंड लहर आई थी कि वो फेफड़े पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही थी। तो यदि आपको खांसी आ रही है, खांसी अचानक से स्टार्ट हुई और खांसते खांसते कहीं कफ में, बलगम में खून के मात्रा कण दिखाई दिया तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और केवल ये कि कैसे ही आ गया होगा उसको लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर को जांच कराना चाहिए कि खून आने का क्या कारण है। पहले लोगों को कफ में जैसे बलगम में खून आता था तो वो टीबी का लक्षण मान लेते थे। साधारण टीबी में जरूरी नहीं है कि हमेशा खून आएगा, तो टीबी से बड़ी बीमारी कैंसर है। कैंसर के आजकल इन्वेस्टिगेशन हम सीटी लंग करा करके देख सकते हैं, सीटी लंग करा करके देख सकते हैं और प्राथमिक अवस्था में
बीमारी को पकड़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पुरुषों में जिनको यूरिन की बार बार यूरिन जाने की परेशानी होती है और प्रोस्टेट बढ़ जाता है, प्रोस्टेट कैंसर की एक शिकायत होती है पुरुषों में, जो 45 साल से ऊपर के जो पुरुष हैं उनको बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर उनको यूरिन करते समय दर्द हो रहा है, रुकावट हो रहा है और यूरिन में आपको ब्लड दिखाई देता है, तो ये ब्लड क्यों आया उसको आपको सोचना है, डॉक्टर को दिखाना है और उसका इन्वेस्टिगेट कराना है। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो वो दूसरे रीज़न भी हो सकते हैं, किडनी स्टोन के कारण भी कभी कभी ब्लड आता है, लेकिन अगर ब्लड आया है तो हमको कोई यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर तो नहीं है, प्रोस्टेट का कैंसर तो नहीं है, वो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं महिलाओं की बात करूं, फीमेल्स की बात करूं, तो आफ्टर मेनोपॉज, जैसे मेनोपॉज में आपका ब्लीडिंग बंद हो जाता है, ब्लीडिंग बंद होने के बाद कुछ साल के बाद, 1-2 साल बाद अगर आपको हल्का सा कोई स्पॉट या ब्लड दिखाई देता है तो ये कैंसर के प्राथमिक लक्षण हो सकते हैं, आपको तुरंत दिखाना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि कुछ घरेलू प्रयास करते रहते हैं और शर्म के मारे या संकोच के मारे डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, या डॉक्टर जो इन्वेस्टिगेशन कराता है वो नहीं कराते हैं, उससे बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है, तब पता चलती है। ऐसे ही एक कैंसर है गॉल ब्लैडर का कैंसर। लोगों को पेट में दर्द होता है तो पेट के लिए कोई दवाई खा लेते हैं, खुद ही दवाई खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पेट में अगर आपको दर्द हो रहा है, अचानक से दर्द हुआ है और बहुत तेज दर्द है, तो आपको इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। सोनोग्राफी तो कम से कम कराई ही जानी चाहिए। आजकल हर छोटी छोटी जगह पर भी सोनोग्राफी अवेलेबल है। खुद से गोली न खाएं। अगर गॉल ब्लैडर का कैंसर है तो उसका ऑपरेशन भी संभव नहीं है, उसके लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ काफ़ी बेहतर काम करती हैं। हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो बताते हैं कि उनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जब कुछ नहीं कर सकते हैं तब भी हम होम्योपैथी चिकित्सा देते हैं और उनको काफ़ी राहत महसूस होती है। क्या बात है सर। यहाँ पर हमने बात करी मेल एंड फीमेल की। आजकल अभी का जो जनरेशन टाइम है वहाँ पर बहुत पॉसिबल केसेस हो रहे हैं कि बच्चे भी जो हैं उन्हें हार्ट डिसीज़ या कैंसर की जो प्रॉब्लम बच्चों में भी दिखाई दे रही है, और बहुत ही छोटी एज के बच्चों में। क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि बच्चों के क्या लाइफस्टाइल के कारण उन्हें कैंसर जैसी प्रॉब्लम होती है, या इसके पीछे कुछ और रीज़न है? बच्चों में इतना जल्दी लाइफस्टाइल के कारण मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं जिसमें 18 साल 20 साल के बच्चों को कैंसर हो गया, जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पिया, शराब नहीं पिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जेनेटिक फैक्टर होगा जो 18 साल से 20 साल के बच्चों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की ओर लेकर के जाता है। क्योंकि 18 साल 20 साल के बच्चे में बहुत ज़्यादा ऐसा लाइफस्टाइल का दुष्परिणाम कैंसर होगा मुझे नहीं लगता है। जेनेटिक फैक्टर हो सकता है। हालांकि कैंसर का अभी भी एग्जैक्ट कारण पता नहीं चल पाया है, पर जेनेटिक कारण रीज़न जो है वो हो सकता है। सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी मरीज़ का कैंसर से अगर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो क्योर भी हो चुके हैं, लेकिन ऑल आफ्टर 6 या 1 साल बाद, 6 महीने या 1 साल बाद उन्हें वापस से कैंसर रिपीट हो जाता है। कैंसर के जो पॉइंट्स होते हैं वो वापस से उनकी बॉडी में जो है वो लक्षण दिखाई देते हैं, या उनकी रिपोर्ट्स में वापस से कैंसर वाली प्रॉब्लम वापस से सामने आती है। सर क्या रीज़न होता है कि कैंसर आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है जो वो वापस से रिपीट होता है? क्या रीज़न हो सकता है इस चीज़ के? राधा जी, कैंसर में रिकरेंस जो है वो बहुत बड़ी समस्या है और मेडिकल साइंस अभी इसको समझ नहीं पा रहा है कि आखिर रिकरेंस क्यों हो जाता है। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट आते हैं जो कैंसर के लिए ऑपरेशन करा लेते हैं, कीमोथेरापी हो जाती है और रेडियोथेरापी हो जाती है। 6 साइकिल उनका कीमोथेरापी हो गया, 30 साइकिल उनका रेडियोथेरापी हो गया, उसके बाद भी कैंसर वापस आ जाता है। बार बार वो लोग पेट स्कैन करा करके देखते हैं और रिपोर्ट में आ जाता है। तो ये एग्जैक्ट कारण क्यों हो जाता है दोबारा वो एग्जैक्ट तो नहीं पता है, पर मुझे लगता है कि बॉडी में जो कैंसर सेल बनने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया नहीं रुकती है। जैसे कैंसर का ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन करने के बाद अगर उसके शरीर में कैंसर सेल बनने की प्रक्रिया नहीं रुकी तो उसको वापस कैंसर हो सकता है। कीमोथेरापी या रेडियोथेरापी भी उस प्रक्रिया को अगर रोक नहीं पा रही है तो उससे कैंसर हो सकता है। लेकिन होम्योपैथी दवाई हम लोग जब देते हैं तो काफ़ी केसेस में हमने देखा है कि जैसे मेरे पास एक इसोफेगस कैंसर का लेकर के आई थी, महिला थी, ओल्ड एज की महिला थी, जिसको काफ़ी सारा उन लोगों ने कीमोथेरापी रेडियोथेरापी कराया था।
उससे पानी भी निकलते नहीं बन रहा था। और जब हमारे पास दिखाया तो लगभग 1 से 1.5 साल तक वो जिंदा रही और पानी खाना सब चालू हो गया था होम्योपैथिक दवाई से। वो लोग काफ़ी खुश थे। लोग इतना लेट आते हैं, एज काफ़ी बढ़ जाती है, बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है। उस स्टेज में अगर हम बीमारी को ख़त्म नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उनका जो आखिरी समय होता है उसमें हम पेनलेस डेथ की ओर उनको अग्रसर कर सकते हैं। उनका जितना भी जीवन बचा है उसको हम बेहतर बना सकते हैं होम्योपैथी से, और वो हम कर भी रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसा सर एक और टैबू भी है सोसाइटी में कहीं ना कहीं कि अगर कैंसर है तो उन पेशेंट्स को कहीं ना कहीं एक ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर से या उन्हें थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी भाव से जो है उन्हें देखा जाता है, या उन्हें थोड़ी सी जो नॉर्मल रूटीन है उनसे थोड़ा सा अलग करा जाता है, जो उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनता है। सर ये जो टैबूज़ हैं कैंसर को लेके, उससे कैसे दूर कर सकते हैं? इसको काफ़ी सारे हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं वो काफ़ी सारे कोशिश कर रहे हैं। वो उनका बहुत अच्छा रोल है। काफ़ी सारी मैं फीमेल डॉक्टर से बात करता हूँ, लेडी डॉक्टर से। जैसे कोई लेडी को अगर ब्रेस्ट कैंसर ऑपरेट हो गया तो एक ब्रेस्ट उसका ऑपरेट हो जाता है, तो उसमें हीन भावना न डेवलप हो कि उसको एक ही ब्रेस्ट बचा हुआ है। उसके लिए काफ़ी सारे सोशल वर्कर काम कर रहे हैं। और मैं लोगों को भी ये बोलूँगा कि सिंपैथी के बजाय उनको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए कि आपका एक ब्रेस्ट एक्चुअली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। ब्रेस्ट निकल गया तो उसको कैंसर दोबारा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, या दूसरे ब्रेस्ट में हो जाएगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। वो पूरी तरह से अपना नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। ऐसे कई सारे केसेस में मेरे देख रेख में हैं जो 15 साल पहले जिनका ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ था और कैंसर था, वो ऑपरेट हो गया। उसके बाद 15 साल से वो जिंदा है, पूरी तरह से नॉर्मल है और अपना लाइफ बिल्कुल नॉर्मल व्यतीत कर रही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में रिकरेंस होगा। तो इसलिए लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस ने सर्जरी के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है। सर्जरी, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी के क्षेत्र में तो कई सारे कैंसर के केसेस नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। बिल्कुल डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी सर, इसी के साथ ही मैं आपसे एक और बात यहाँ पे जानना चाहूँगी कि एलोपैथी हमें पता है कि कैंसर की अगर बीमारी की जब यहाँ पे बात हो रही है तो अधिकतर लोगों को पता है एलोपैथी या सीवियर सर्जरीज। ये होम्योपैथी की मदद से भी कितने चांसेस होते हैं कि कैंसर की जितने भी कैंसर टाइप हैं, विभिन्न जो इनके प्रकार है कैंसर के, वो भी क्योर हो सकते हैं होम्योपैथी की मदद से? एक्चुअली जो हमारे समाज में प्रचलन है कि कोई भी बीमारी हो गया तो वो पहले बड़े अस्पताल में जाते हैं, और सही भी है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि लोगों के आसपास केवल अस्पताल ही होते हैं। होम्योपैथिक दवाखाना अभी बहुत ज़्यादा है नहीं, या होम्योपैथी के अस्पताल नहीं है, तो लोगों को जहाँ ज़्यादा सुविधा मिलेगी वहीं जाएंगे। और सर्जरी एक बहुत बड़ी सुविधा है एलोपैथी के क्षेत्र में, जो केवल अस्पतालों में ही होता है। तो मरीज उन्हीं के पास जाते हैं, और डायग्नोसिस भी एलोपैथिक अस्पताल में ही होता है। इन्वेस्टिगेशन भी उनके पास काफ़ी अच्छा है। तो जब इन्वेस्टिगेशन में अगर पता चल जाता है और प्रारंभिक स्टेज में आते हैं तो होम्योपैथिक दवाई से उनका स्टेज बढ़ना रुक सकता है या बीमारी का ग्रोथ रुक सकता है। मैं कई सारे मरीजों में इस तरीके से कार्य भी किया है, और कई सारे मरीज ऐसा भी बोलते हैं हमको कि डॉक्टर को हमने दिखाया था, डॉक्टर साहब ने हमको बोला कि हम ऑपरेशन करा लें और कीमोथेरापी करा लें, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ऑपरेशन करा लें और कीमोथेरापी करा लें उसके बाद आपके पास आए, सो दैट कि वापस नहीं हो? तो हम उनको ये भी बोलते हैं कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। और कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनका कीमोथेरापी चलता रहता है, कीमोथेरापी के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे लोग बहुत परेशान होते हैं। आपने देखा होगा कि जिनको कैंसर के लिए कीमोथेरापी दी जाती है उनके बाल झड़ जाते हैं। तो बाल झड़ जाना एक सोशल स्टिग्मा जैसा होता है सोसाइटी में, खास करके अगर वो महिला है और महिला को कैंसर था, कीमोथेरापी दिया और उसका बाल झड़ गया, तो उसको बड़ा अंदर से हीन भावना और दुख होता है। तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, साथ में होम्योपैथिक दवाई देते हैं, और हम उसको एश्योर करते हैं कि कीमोथेरापी के थोड़े दिन बाद आपका बाल पूरा वापस वैसा ही आ जाएगा, और आ भी जाता है। लेकिन कई मरीजों में क्या होता है कि उनका हीमोग्लोबिन जो कीमोथेरापी से कम हो जाता है, या प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, वो नहीं बढ़ते हैं, या जो कमजोरी आ जाती है वो रिकवर नहीं होती है। तो उसमें हमारा होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है।
हम लोग जो होम्योपैथिक दवाई देते हैं उससे उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल की ओर आ जाता है, जिससे उनका जो बार बार बीमारियों के प्रति इन्फेक्शन है वो कम हो जाता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। और प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है, जो दूसरी चिकित्सा पद्धति में उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, तो हम उसके लिए बहुत बेहतर काम करते हैं। और होम्योपैथी दवाई से उनके प्लेटलेट्स नॉर्मल आ जाते हैं। पोस्ट कीमोथेरापी जो हीमोग्लोबिन का कम होना या प्लेटलेट्स का कम होना, उसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है, तो हम उसके द्वारा लोगों को हेल्प कर रहे हैं। जी, होम्योपैथी, एलोपैथी, हर जैसे भी टाइप से आप अपना मेडिटेशंस करवाएं, अपनी मेडिसिन्स लें या अपना ट्रीटमेंट करवाएं, बस मेक श्योर करिए कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट होकर कोई भी सोशल टैबू पे रिस्ट्रिक्ट ना हो, वहाँ पर ना रुके और अच्छे से ये जो ज़िंदगी की जो जंग है वो आप जीतें। सर, इसी के साथ ही मैं चाहूँगी कि हमारे जो दर्शकों के लिए आप कोई मैसेज आज के खास दिन के लिए। मैं 2 मैसेज देना चाहता हूँ। एक तो अगर आपको कोई भी बीमारी या कोई भी नया लक्षण दिख रहा है तो उसको आप इग्नोर नहीं करें, आप नज़दीकी डॉक्टर्स को दिखाएं या फिर उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं। ये एक मैसेज है। और दूसरा जो मैसेज है वो ये है कि आप सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करें। उसको ये परेशानी हुई थी, उसने ये गोली खाई थी तो मैं भी ये गोली खा लूँ, ये जो तरीका है वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं हमारी बीमारी बढ़ जाती है। तो बेहतर होगा कि आप नज़दीकी चिकित्सक को दिखाएं और इन्वेस्टिगेशन कराएं। इसी के साथ मैं एक नॉन कैंसरस बीमारी पर भी बात करना चाहता हूँ। वो कैंसर तो नहीं है लेकिन कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि हमारा जो बोन मैरो है, बोन मैरो काम करना कम कर देता है और हमारे शरीर में सेल्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाता है। उसी के साथ ही उसका ब्रेकडाउन बहुत तेज़ी से होता है। जैसे मरीज को मान लो अप्लास्टिक एनीमिया हो गया तो उसके शरीर में नहीं बनेगा सेल्स, ये तो एक परेशानी है उसकी। दूसरी परेशानी ये है कि उसका जो ब्लड चढ़ा है या प्लेटलेट चढ़ा है तो वो 5 दिन 7 दिन में ख़त्म हो जाता है शरीर में। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि अप्लास्टिक एनीमिया एक नॉन कैंसरस बीमारी है लेकिन उसकी समस्या कैंसर से भी ज़्यादा गंभीर है। कैंसर में मरीज का एक बार ऑपरेशन हो जाता है, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी ले लेता है तो 2-4 साल के लिए 10 साल के लिए उसकी परेशानी ख़त्म हो सकती है। लेकिन अप्लास्टिक एनीमिया के मरीज जो हमारे पास आते हैं, पूरे देश से काफ़ी सीरियस पेशेंट आते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि उनको बार बार ब्लड, बार बार प्लेटलेट लगाना पड़ता है। कई मरीजों को 2 से 3 दिन या 5 दिन में ही ब्लड या प्लेटलेट लगाना पड़ता है। तो ये एक बड़ी समस्या है और उसका होम्योपैथी से हम काफ़ी बेहतर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो लोगों को मैं आपके द्वारा मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपके पहचान में या कोई रिश्तेदार में या कोई भी दूर के पहचान में, फ्रेंड्स में अगर अप्लास्टिक एनीमिया की परेशानी है तो उसको आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए प्रेरित करिए, उनको समझाइए कि थोड़ा समय ज़रूर लगता है लेकिन अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको सूट हुआ और उससे बेहतर परिणाम मिले तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ इतनी सारी जानकारी जो है वो आज के खास दिन पर साझा करने के लिए। जब कैंसर की बात होती है तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम सामने आता है या एक टैबू सामने आता है वो ये है कि उन पेशेंट्स को जो है एक अलग भावनाओं के साथ देखा जाता है। मैं सभी उन कैंसर पेशेंट को यहाँ पर यही अपील करूँगी कि आपकी ये जो ज़िंदगी की जंग है वे आप जीतेंगे ही। बस अपना हौसले और अपने जो मुकाम है वो बस आप कायम रखें। आप इस दौर से सिर्फ कुछ समय के लिए गुजर रहे हैं, आने वाले टाइम पे आप ज़रूर क्योर हो जाएंगे। हमारे भारत ने कैंसर वाली जो प्रॉब्लम है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है। यहाँ पर इंडिया में हर तरीके से कैंसर के सारे जो टाइप्स हैं उनकी ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। आज जागरूकता के साथ साथ एक और अपील है कि जब भी आप किसी आपके ऐसे रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं जो कैंसर जैसी बीमारी से अगर जूझ रहे हो तो उनके लिए आप इतना कर सकते हैं कि आप उनको सोशल टैबू पे ना अटैच कर उनके साथ ऐसे बिहेव करें जैसे कि वो एक नॉर्मल इंसान ही है। इसी साथ ही हम लेते हैं आपसे अलविदा। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।